वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आज का सवाल है आपका कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी स्थित राज्य कौन सा है। ऐसा प्रश्न आपको आएगा कि पूर्वी क्या है, उत्तरी क्या है, दक्षिणी क्या है। तो इसका देखिए थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये भारत का नक्शा हुआ, इसमें आपको आराम से देखिए ये साधारण जो है आपका बन गया भारत। अब इसमें देखिए उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ, उसके बाद ये पूरब हुआ, पश्चिम हुआ। पूछ रहा है कि पूर्वी हिस्सा कौन सा है। ये जो आप एरिया देखते हैं ये सबसे पूरब की ओर है, यही है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ एक पीबी थू जगह है, पीबी थू जगह, ये सबसे आपका पूर्वी एरिया है। पूछेगा पश्चिमी एरिया, तो ये देखिए गुजरात वाला एरिया है ना, ये गुजरात जो है सबसे सरकिरिक जो है, सरकिरिक ये सबसे पश्चिमी एरिया है, याद रखना है। उत्तर और तो आप जानते हैं कि सियाचिन क्षेत्र में जो है इंदिरा कौल याद रखना है। और सबसे दक्षिण में देखिए अगर पूछेगा मुख्य भारत का, जो अभी आपका प्रश्न है कि मुख्य भूमि का, तो ये मुख्य भूमि ये कन्याकुमारी जो है ये कैंप केमोरिन जगह है, कैंप केमोरिन ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, याद रखिएगा कैंप केमोरिन। अब देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु वास्तव में इससे भी नीचे, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ अंडमान निकोबार। और इसमें देखिए ये 7 सबसे बड़ा द्वीप है, लास्ट में सबसे जो है बड़ा निकोबार है, बड़ा निकोबार याद रखना है। बड़ा निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट, हम पहले भी बता चुके हैं, इंदिरा पॉइंट याद रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यही इंदिरा पॉइंट है, जो इससे भी नीचे है। मेन भारत में कन्याकुमारी, कैंप केमोरिन, और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये देखिए इधर विषुवत रेखा नीचे में है ना, नीचे में विषुवत रेखा, तो इसका 876 किलोमीटर दूरी है, ये भी हम बता चुके हैं। तो ये जो आपका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो ये देखिए सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ये वाला लंबाई, यानी पूरब से उत्तर से दक्षिण। और ये पूरब से पश्चिम कम है तो 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा ये इसका लंबाई। तो ये सब चीज आपको आता है। अब देखिए भारत पूछता है कि कहाँ है, कई बार हमको पूछा है कि कितना डिग्री पे है। तो पहले पूछेगा कि भारत किधर है, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो हुआ आपका उत्तरी अक्षांश में भारत है। पूर्वी देशांतर का बात जैसे करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी याद रखना है, ये पूर्वी देशांतर। तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। ये प्रश्न आपको आएगा, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट चीज को सिर्फ याद रखना है, फालतू तो पढ़िए ही नहीं। मैं जो कह रहा हूं ये पूछा हुआ इसलिए बताते हैं कि बार बार ऐसा सवाल आएगा कितना डिग्री पे है। अब देखिए आप जानते हैं भारत जब ग्लोब, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी में भारत ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा में देखिए 4 भाग में बांट दिए ना, भारत का नक्शा इधर है। तो ये देखिए ये अक्षांश रेखा, ये वाला यानी पूरब से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखा, तो इसमें जो है ये वाला भारत है। तो क्या हो गया उत्तरी अक्षांश में, देशांतर लाइन ऐसे है इधर से, तो ये पूर्वी देशांतर में। तो इस तरह समझ लीजिए उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में भारत है, इसको समझ लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे इसका पूछता भी है, जैसे सूरज जो है यहाँ सबसे पहले किधर उगेगा, सूरज तो पूरब में उगता है इधर, तो सबसे पहले जो सूर्य का रोशनी इधर आएगा अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में इधर। तो पूछता है ये दोनों में डिफरेंस कितना का होता है टाइम का, तो ये 2 घंटा का अंतर होता है, 2 घंटा याद रखना है, 2 आवर। ये भी प्रश्न आपको आएगा कि पूरब से पश्चिम में समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 घंटा का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल शासनकाल के दौरान, सिविल सेवा नागरिक सेवा का जनक, सिविल का नागरिक होता है, नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को बोलते हैं। इसके कॉर्नवालिस देखिए गवर्नर जनरल जो भी है इसको जरूर याद कीजिए। जैसे पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था,
क्लाइव। अब देखिए कंपनी के अधीन भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछेगा, वारेन हेस्टिंगसन। फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालचारी। ये जो है आपका बार बार पूछते रहेगा, कंफ्यूजन हो जाता है, हम इसको लिख देते हैं, आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए ऑप्शन में कर्नवालिस। कर्नवालिस जो है पहले नागरिक सेवा का जनक। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में अस्थाई बंदोबस्त का ये शुरुआत किया था। देखिए गवर्नर जनरल अलग अलग उसके समय में क्या शेष, जैसे अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, तो आदि आ गया कि इसके बगल में इसका शासन हो। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे लॉर्ड डलहौजी, इसको कहता है रेल सेवा का जनक, रेलवे का जनक। 1853 में रेल शुरू हुआ था ना, तैयारी करते हैं जानते होंगे 1853, तो समझ गए कि इसी के समय में इसका शासनकाल था। इसी तरह 1854 में वुड डिस्पैच, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए थे, वुड डिस्पैच इसको बोलते हैं, यही लॉर्ड डलहौजी। तो इसके समय में जो हुआ, कुछ भी आप ले लीजिए, लॉर्ड कैनिंग ले लिए, लॉर्ड कर्जन ले लिए। तो जैसे 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय हुआ, ये लॉर्ड कर्जन ले लिए। तो बंगाल विभाजन 1805 में हुआ था, तो उसके समय में क्या हुआ था तुरंत पता चल जाएगा। क्या क्या, एक घटना को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन भी आप देखिएगा, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, बेंटिंग सती प्रथा का अंत 1829 में किया था, 1833 में मैकाले के साथ शिक्षा में सुधार किया था। तो इस समय का सेशन जैसे याद रहेगा तो अब समझ में आ जाएगा कि इस समय गवर्नर जनरल काम कर रहा था, तो इसको याद कर लेंगे। देखिए भले अंग्रेज लूट लाट के गया, लेकिन कुछ दे के भी गया है, उसको याद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो वाणिज्यिक क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का मुख्यालय देखिए पूछता है, रेड क्रॉस का कौन है, WTO का कौन है, जो भी यूनिसेफ का कौन है, गेट का कौन, इस सब को आप याद रखिए। अब देखिए आपका WTO है, WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, याद रखना है। WTO का इतिहास क्या है, पहले ITO अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार संगठन के नाम से प्रसिद्ध था 1947 से पहले। इस समय क्या हुआ, जब विश्व युद्ध दूसरा समाप्त हुआ 45 के बाद, तो उस समय क्या हुआ, इसका नाम बदल के कर दिया गेट। यही गेट 1995 में फिर WTO बन गया। तो ये चीज आप याद रखिए, WTO इसका मुख्यालय जेनेवा, गेट भी पूछ लेगा तो मुख्यालय जेनेवा ही होगा, उसी का नाम है। अब ऑप्शन अगर देखें, वियना में क्या है, ओपेक का वियना में। अब दूसरा देखिए न्यूयॉर्क, यूनिसेफ, तो कब यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ था। तो ये सब चीज याद रखना। तीसरा है ब्रुसेल्स, नाटो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का जो है ये याद रखिए, पूछता है ये नाटो किस लिए है, ये प्रशासनिक शक्ति है, विश्व में जो है प्रशासनिक इकाई के रूप में नाटो को जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखना, इसका जो है मुख्यालय ब्रुसेल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ऊपरी परत मतलब बाहरी। ये देखिए इंग्लिश में आपको पूछ देगा, हम कई बार पहले जब एग्जाम देते थे तो फंस जाते थे बच्चा, इंग्लिश में ऑप्शन ही दे देगा, क्षोभ मंडल देगा नहीं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेप्टोस्फीयर। अब वो सोच रहा है कि क्या पढ़े थे, तो इसको देखिए आराम से समझ जाइए। थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए ये पहला जो है ऊपर में सबसे क्या है, क्षोभ मंडल, जानते हैं क्षोभ मंडल, तब है समताप मंडल, तब है ओजोन मंडल, तब है आयन मंडल, तब बहिर्मंडल। ये 5 मंडल है, इसका ऊंचाई भी पूछता और ये इस मंडल में क्या क्या होता है वायुमंडल में, इसको समझना है। अब देखिए वायुमंडल में हम पहले बताए थे क्या क्या पाया, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब बताए थे। अब वायुमंडल में ये परत जो है इसको समझ लीजिए, क्षोभ मंडल, इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहता है। कैसे याद रहेगा, ये स्ट्रेप्टो ट्रोपो में कंफ्यूज हो जाएगा। ये दोनों तो देखिए ओजोन है तो ओजोनोस्फीयर, नाम से पता चल रहा है। आयन मंडल है तो आयनोस्फीयर, बाहर मतलब एक्सोस्फीयर, ये तो अंग्रेजी इजी है। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लड़का कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, ये समताप स्ट्रेप्टोस्फीयर। देखिए एस लगल है ना, तो समताप सो है ना, इस तरह याद कर लीजिएगा, स्ट्रेप्टोस्फीयर समताप, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल। ऑप्शन में आपको हिंदी देगा ही नहीं, अंग्रेजी डाल देगा, तो ये याद रखना ये क्रम से। अब देखिए ये 0 से 18 जो है किलोमीटर तक क्षोभ
मंडल है। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान वर्षा बूंदी जो ये सब आता है सब क्षोभ मंडल में आता है, यानी वायुमंडलीय घटना जो भी होता है ये क्षोभ मंडल में होता है, इसको याद रखना है। अब देखिए समताप मंडल, ये समताप मंडल 18 से 32 तक है, कई जगह आपको इससे ऊपर भी बताएगा, लेकिन समताप मंडल 18 से 32 है और वायुयान जो उड़ता है इसी समताप मंडल में उड़ता है, वायुयान उड़ता है ना समताप मंडल, और इस समताप मंडल के ऊपर में ओजोन स्फीयर है, यही ओजोन स्फीयर, ये जो है 32 से 50 किलोमीटर के बीच है ओजोन। ओजोन किस लिए प्रसिद्ध है? पराबैंगनी किरण को रोकती है। ओजोन अभी नष्ट हो रहा है, जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल, फ्रियोन गैस इसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर AC ये सब चलाते हैं, इससे निकलता है और ओजोन परत को क्षति कर रहा है। तो वायुमंडल से जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है उससे तो बीमारी कैंसर होता है, तो इसलिए ये जो है बहुत बड़ा रक्षक इसको बोलते हैं ओजोन स्फीयर 32 से 50। अब देखिए ये 50 से 80 के बीच एगो मध्य मंडल, 50 से 80 के बीच, ये इस ओजोन के जस्ट, ओजोन तो चूंकि एक लेयर है, पराबैंगनी किरण को ये ओजोन तो एक लेयर, इसके ऊपर जो 50 से 80 है ये मध्य मंडल है, इसको याद रखना है। अब आयनोस्फेयर, ये आयन मंडल, आयन मंडल किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें जो है डी वेव कहते हैं इसको, जितना भी संचार उपग्रह जो भी है वो सब आयनोस्फेयर में है। इसको बहिर्मंडल तो निकल गया बाहर, जितना भी आप उधर देख रहे हैं तारा सितारा सब बाहर में 500 से ऊपर, ये 80 से 500 से ऊपर जो हो गया बहिर्मंडल। तो ये आपको याद रखिए, कई किताब में अलग अलग चीज मिलेगा, लेकिन आप इसको एक ट्रिक से याद रखिए, बस सारा इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला सवाल देखें कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? देखिए बहुत ये प्रश्न बार बार आएंगे कि बंगाली कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये बंगला में ही अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में जनगण मन ये भी बंगाली में ही लिखा था, लेकिन जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान के रूप में भारत सरकार स्वीकारा। कब स्वीकारा? 24 जनवरी 1950 को। तो ये देखिए ये जो राष्ट्रीय गान है, तो अभी बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर। एक प्रश्न आता है कि जनगण मन का जो है अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में कौन किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये राष्ट्रगीत राष्ट्रगान ये दोनों को और समझना चाहिए, राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान कब गए। जैसे राष्ट्रगीत का बात आया तो पुराना सब राष्ट्रगीत ही है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ से लिया था, आनंद मठ से पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यदुनाथ भट्टाचार्य उसका धुन तैयार किया था राष्ट्रगीत का। अब देखिए राष्ट्रगान को अलग कर दीजिए, ये राष्ट्रगान जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, जब भारत का राजधानी दिल्ली लाया था, उसी समय कलकत्ता अधिवेशन में ये राष्ट्रगान गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। और ये जो है ये भी 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा स्वीकारा गया। अब ये पूछता है कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड राष्ट्रगान में, 1 मिनट 5 सेकंड लगता है राष्ट्रगीत में। तो इस सब तरह से मिला के आप याद कीजिए, दोनों को कंपेरिजन करके, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल आपको समझने में रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।